मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देखते हैं। ऋषि ज्योतिष वास्तविक कुंडलियों में जो दोष या शुभ योग होते हैं उन पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है और समस्त कुंडली के प्रभाव के लिए तो कुंडली लिखी जाती है। यहां पर मैं केवल लगन कुंडली से ही आपको प्रभाव क्या मिलेगा वो आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं। आज इसी श्रृंखला में हम विचार करेंगे एक दंपति का जिसकी शादी हो चुकी है और उनका प्रश्न आया कि गुरुजी संतान कब होगी। क्यों शादी के बाद जब तक संतान नहीं होती पति पत्नी एक अधूरे हैं। यहां पर पुरुष अपनी विरासत को आगे बढ़ाता है, वहीं पर कन्या भी अपने सुगठित विचारों से वक्तव्य से दोनों कुलों का आगे यश प्रदान करने में योगदान करती है। तो दोनों ही एक गाड़ी के पहिए हैं। सफल विवाह के लिए यह जरूरी है अष्टकूट मिलान के साथ साथ ग्रहों की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं है तो वो गुण मिलान असफल हो जाता है और दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। और कुंडली में जब विवाह मिलान करते हैं विवाह के लिए तो संतान संबंधित या दाम्पत्य सुख सभी जो अशुभ योग हैं उनका विचार कर लेने से विवाह से पहले ही उनका उपाय कर लिया जाता है तो उसका विवाह सुखद हो जाता है और जीवन में मधुरताओं की बौछार आ जाती है। कुछ ऐसी कुंडली में हम विचार करेंगे जिसका कि गुण मिलान में असफलता का योग रहा और उनके ग्रहों पर जो ग्रहों की स्थिति है उनके ऊपर विचार नहीं किया गया, चाहे कुंडली मिलान ऐप से किया हो या नहीं किया हो या हमारे किसी धर्म गुरु के विचार से हो। तो ज्योतिष एक विज्ञान है, इसमें भी विचार अलग अलग होते हैं। मैंने जो अपने अनुभव में पाया है और जो मेरे ज्योतिष के विद्वानों के विचार हैं और जो शास्त्रों में लिखा है मैंने उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है। उसी के आधार पर हम दोनों के पति पत्नी की कुंडली में पहले उनके दाम्पत्य जीवन गुण मिलान पर विचार करेंगे, उसके बाद संतान की जो समस्या आ रही है उस पर विचार करेंगे। दर्शकों, किसी भी कुंडली में उत्तरी भारत में अष्टकुल मिलान का बताया जाता है। पहला गुण वर्ण है, दूसरा वश है, तारा, ध्वनि, मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी, ये 8 गुण है। इनके 36 गुण का योग होता है। यह हमारा गुण मिलान एक सटीक प्रक्रिया है और ये इस जातक की या मतलब वर या वधु की राशि और नक्षत्र के आधारित पर है। वर्ण विचार वर्ण से संबंधित है। स्त्रियों की जाति, कौन सी जाति की स्त्री है या कौन सी जाति का पुरुष है उसका एक बिंदु होता है। मैं आपको पहले भी बताया है कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि ये ब्राह्मण वर्ण की राशियां आती हैं। उसके बाद मेष राशि, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि ये क्षत्रिय वर्ण की राशियां आती हैं। उसके बाद कन्या, वृषभ और मकर राशि ये वैश्य वर्ण की राशियां आती हैं। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि ये शुद्ध वर्ण की राशियां मानी जाती है। तो उसमें हमको एक पॉइंट होता है और हमेशा यह कहा गया है कि कन्या जो है ब्राह्मण वर्ण के लिए या क्षत्रिय वर्ण के लिए शुभ मानी जाती है और वैश्य वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय ये अलग अलग चीज दिए गए हैं। लेकिन अगर शुद्ध वर्ण की कन्या को ब्राह्मण वर्ण का वर्ण या क्षत्रिय वर्ण का वर्ण या वैश्य वर्ण का स्वीकार करता है तो उसका वर्ण दोष खत्म हो जाता है, अच्छा हो जाता है, सामान्य तौर पर आवृत्ति इसमें से एक होता है तो एक की प्राप्ति यहां पर उस दंपति को मिली। आगे करते हैं वश्य। वश्य गृहस्थी की गाड़ी तब चलती है जब हम एक दूसरे के वश में होते हैं, तभी कोई कार्य करें तो चलती है। इसमें चतुष्पद, कीट, सर्प, द्विपद, जलचर ये आदि होते हैं।
जैसे जलचर के साथ जलचर मिल जाता है तो अच्छा होता है, इसके भी दो गुण होते हैं, एक मिल जाता है तो अति उत्तम है, बाकी सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है तारा। तारा गुण के तीन है, तीन में से तारा गुण होता क्या है? ताराकूट में वर का नक्षत्र और कन्या के नक्षत्र की दूरी को तारा गुण कहा गया। इनकी दूरी तीसरे स्थान पर हो, पंचम स्थान पर हो, सप्तम स्थान पर हो तो अशुभ मानी जाती है, क्योंकि तीसरी विपत्त तारा है। पंचम पृथ्वी शत्रुवत व्यवहार होगा और सातवीं वध तारा है। अगर जिसके ज्यादा अंतर आता है, वर की कुंडली से कन्या की कुंडली में ज्यादा दूरी का अंतर आता है तो 9 से भाग कर दे, जो शेष बचता है वो 3, 5, 7 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम तारा पद्धति को भी देखते हैं। इसके 3 गुण है, 1.5 मिल गया, बहुत अच्छा है। आगे आता है महत्वपूर्ण योनिकूट। योनिकूट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, शारीरिक गठन को बताता है, दाम्पत्य भोग विलास की प्रवृत्ति को बताता है एवं संतान आदि पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। ये योनि के 4 होते हैं और उसमें ऐसा बताया गया है कि अगर 4 में से 4 मिल जाते हैं तो अति शुभ होता है, उत्तम माना जाता है। और 3 हो तो मित्र योनि मानी जाती है, और सम योनि में 2 और सम शत्रु हो तो 1 और योनि वैर में 0 मिलता है। योनि वैर कैसे होता है मैं आपको सारांश में बता देता हूं। किसी की योनि अगर नेवला की है और दूसरे सर्प की है तो दोनों का आपस में बैर होगा, तो आपस में बैर नहीं होना चाहिए। जैसा इस कूट का मैंने पहले ही आपको बताया कि यह योनि शारीरिक गठन, दाम्पत्य भोग विलास की प्रवृत्ति एवं संतान आदि पर प्रभाव डालती है। आप ये सोचिए, अगर जब इनका योनि बैर होगा तो कैसे यह संभव है दाम्पत्य जीवन को आगे, अपना विरासत को आगे ले जाना, कैसे संतान उत्पन्न होगी? क्यों? वो तो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। वो बात एक अलग मानी गई है कि हमारे जो ज्योतिष के विद्वानों उन्होंने कहा है ग्रह मैत्री अच्छा है तो योनि दोष का भी आ जाता है, लेकिन मैंने अनुभव में देखा है ग्रह मैत्री होते हुए भी, और अगर योनि उसकी ठीक नहीं है, योनि का कूट ठीक नहीं है तो परेशानियां आती हैं। क्यों? उसकी व्याख्या इस तरह से भाई सारी गठन और भोग विलास की प्रवृत्ति। भाई जब हमारी बेटी ने, हमारे बेटे ने शादी किया है तो वो पति पत्नी बने हैं, तो ऐसे कैसे संभव होगा? उनका आपस में पति धर्म और पत्नी धर्म ना निभाया जाए तो संतान कहां से मिलेगी? तो योनि का बहुत बड़ा योगदान है, कोई माने या ना माने, मैं कहूंगा उसमें 2 पॉइंट जरूर हो, चाहे आपकी कितनी गहर मैत्री हो। तो योनि में 1 चला गया, समवैर हो गया, आपस में जब प्यार से नहीं मिलेंगे तो आगे संतान कहां से होगी? भोग विलास के साधन कैसे जुटेंगे? ये यहां पर समस्या आ जाती है। आगे करते ग्रह मैत्री। अगर दोनों के राशि स्वामी मित्र हो तो 5 में से 5 मिल जाते हैं, अच्छी बात है। उसमें भी कई है, एक दूसरे भाव में हो या चतुर्दश में हो या 5वें 9वें में हो, कई है, मैं आगे भी आपको मैं बताऊंगा। मैत्री को, ग्रह मैत्री को सभी गुणों में, अष्टगुण में प्रधानता मानी गई है। तो पति पत्नी का जब मैत्री भाव होगा तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सहयोग और सामंजस्य रहता है, जो कि दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने में शुभ होता है, आगे होता है। आगे आता है गणकूट। गणकूट 3 होते हैं, देव, राक्षस और मनुष्य। भाई ये साधारण सी बात है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, देवता जैसी है या मनुष्य जैसी है, राक्षस जैसी है? उसके भी 6 गुण होते हैं। इसमें भी कहा गया है कि ग्रह मैत्री अच्छा हो तो उसका परिहार हो जाता है। भाई यहां भी परिहार हो गया, ग्रह मैत्री है, नहीं तो एक का गण राक्षस है और एक का गण देव है, विपरीत वाली बात आ गई है। एक कुछ चीज खाने के लिए पसंद करेगा, दूसरी कुछ चीज खाने के लिए पसंद करेगा, मजबूरी है, ग्रह मैत्री है तो दोनों के लिए अलग अलग बनानी पड़ेगी। तो यह भी कहीं ना कहीं मधुरता में कमी लाने का कारण बनता है। ग्रह मैत्री होने से थोड़ा सा मजबूरी है, अब उसको काम चलाना पड़ेगा, क्यों? परिहार है उसका, है, चलो चल जाता है। उसके आता है भगट। भगट के 7 हैं, 7 में से 0 हैं। भगट क्या है? दाम्पत्य प्रेम, सुख दुख, हानि लाभ एवं संबंध आदि का विचार करते हैं। मैत्री के समान यह भी महत्वपूर्ण है।
इसका भी बताया गया है। ग्रह मैत्री अच्छा तो इसका भी परिहार हो जाता है, भाई सारे परिहार कर लो। जबकि ये राशियों की स्थिति को बताता है। परस्पर राशि अगर छठे आठवें हो तो मृत्यु संभव है। परस्पर एक दूसरे की राशि पंचम नवम में हो तो संतान में परेशानी देती है, और एक दूसरे के परस्पर दूसरे बार में हो तो दरिद्रता आती है, निर्धन आती है। या तो इसमें 6 मिलेंगे, या अगर आगे पीछे या 7 ही मिलेंगे, तो दोनों ही बात है कि उसी में बताता है। ये भी एक महत्वपूर्ण है। और वैसे एक दूसरे के चतुर्दशम स्थान पर हो तो सुख होता है, तीसरे 11वें स्थान पर हो तो धन की आवक रहती है, और सम सप्तकोच्च स्थान होती है। ये भ्रकुट में राशि की स्थिति है, अकबर की राशि कन्या की राशि से कितने स्थान पर है। अब ये आता है नाड़ी। नाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों की एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए, या तो इसमें 8 मिलेंगे या 0 मिलेंगे। नाड़ी दोष में भी ऐसा बताया गया है, परिहार है ब्राह्मण वर्ण की राशि के लिए प्रबल दोष है, बाकी के, लेकिन मैं सभी के लिए मानता हूं। और हमारे जितने भी विद्वान हैं, जितने भी मैंने किताबों में अध्ययन किया, जितने विचार थे, सारे विद्वान ये कहते हैं नाड़ी दोष में कभी शादी नहीं करनी चाहिए। उसका प्रभाव क्या होता है? अगर दोनों की आदि नाड़ी होती है तो पति के लिए अशुभ होती है, और दोनों की मध्य नाड़ी होती है कन्या के लिए होती है, और दोनों की अंत नाड़ी होती है तो दोनों के लिए अशुभ होती है। और नाड़ी का प्रभाव संतान के ऊपर पड़ता है। पति पत्नी के हार्मोन्स बदली हो जाते हैं और संतान योग नहीं मिलती, उस संतान को बोझा ढोना पड़ता है। ये प्रबल प्रभाव हमारे जो ज्योतिष के महारथी है, विद्वान है, उनका ये कहने की बात है। तो मैंने आपको ये बता दिया। इसकी कुंडली में 17 पॉइंट मिले हैं। यहां पर भी ग्रेस मार्क मिला, यहां पर भी ग्रेस मिला। जैसे मैंने बताया योनि, भाई दाम्पत्य जीवन में तो उनकी मधुरता नहीं है, तो पहले तो योनि खराब है, वो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो कैसे मधुरता होगी। और पति पत्नी का तो प्रेम का संबंध है, यहां पर वैर आ गया, योनि वैर आ गया, समवैर आ गया। एक ही पॉइंट मैं ये कहूंगा कि भाई इसमें 2 पॉइंट अवश्य होने चाहिए। मैंने अनुभव में देखा है। आपकी कुंडली में 36 गुण हैं। मैं आपको वायदा करता हूं, आपका नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, और ग्रह मैत्री अच्छा होना चाहिए, और 2 यहां होने चाहिए। 8 और 5 13 और 2 15 अगर गुण आपके हैं, ये योनि में कम से कम 2, ग्रह मैत्री अच्छा और नाड़ी दोष नहीं हो, आपका जीवन सफल होगा, संतान मिलेगी, योग कारक मिलेगी, सब कुछ होगा। बाकी 18 पे भी जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आपके इस 18 से 22 मिलते हो, 27 मिलते हो, 24 मिलते हो, 36 मिलते हो, वो आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो अत्यंत जरूरी है। उसको कहते हैं ग्रह दोष जरूरी है। तो ये तो आ गया, यहां पर कुंडली मिलान इतना सफल नहीं हुआ। लेकिन ग्रह यानी कुंडली जो मिलान है, गुण मिलान जो है, वो एक सटीक प्रक्रिया है। उसके साथ अगर ग्रह दोष पर ध्यान नहीं दिया तो 36 में से कितने भी 36 के 36 गुण मिले तो भी परेशानी आएगी, दाम्पत्य कलह में मधुरता नहीं आएगी। ये बात हुई। तो पहले हम विचार करते हैं संतान का, और फिर मधुरता के जो 2-3 इसमें पॉइंट है वो देखेंगे। दर्शकों, संतान कब होगी? इसमें संतान में परेशानी है, इसलिए हमने दोनों पति पत्नी का किया। किसी भी कुंडली के लिए संतान लगन से पंचम भाव पंचमेश की स्थिति, चंद्रमा से पंचम भाव पंचमेश की स्थिति, और गुरु से पंचम भाव पंचमेश की स्थिति। लगन से पंचम भाव में राहु है, लगन से पंचम भाव में राहु है, राहु का प्रभाव है। और कुंभ लगन में राहु है, शनि भी राहु अधिश राशि का बन गया, शनि की तीसरी दृष्टि है, यहां पर भी संतान के लिए अच्छी नहीं हुई, लगन से पंचम स्थान वॉश आउट हो गया। अब बात करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा से पंचम स्थान पर वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि का मंगल शनि और राहु के पाप करती योग में है, चंद्र लगन से भी संतान में परेशानी आ गई। उसके बाद करते हैं गुरु। गुरु से पंचम भाव में केतु है, और मंगल की भी अष्टम दृष्टि है, तो गुरु से भी पंचम में पति के कुंडली में संतान में परेशानी आ गई। अब बात करते हैं कन्या की में। कन्या की कुंडली में जैसे मैंने बताया, लगन से पंचम भाव में तुला राशि है, और पंचम भाव में केतु का प्रभाव है, और पंचमें शुक्र नीच राशि में है। कैसे संतान मिलेगी भाई? पंचमें शुक्र नीच राशि में कैसे संतान मिलेगी? पंचम भाव पर केतु का प्रभाव है, कैसे होगा? अब देखते हैं इसको चंद्रमा लगन से। चंद्रमा लगन पे चंद्रमा अस्त है, चंद्रमा से पंचम स्थान पर राहु है, 1 2 3 4 5,
राहु और केतु की दृष्टि है, कैसे संतान होगी, और मंगल की भी अष्टम दृष्टि है। तो यानी चंद्रमा लगन से भी पंचम भाव में राहु केतु और मंगल का सुप्रभाव आ गया, तो चंद्रमा लगन से भी संतान है। अब देखते हैं गुरु से, गुरु से पंचम भाव में राहु आ गया, तो संतान में परेशानी आ गई। अब बात करते हैं इनकी मधुरता के क्या कारण हैं। दर्शकों, जातक का तुला लगन है, सप्तम भाव में मेष राशि में सूर्य है, बुध अस्त है, गुरु अस्त है, इनका अस्तित्व तो है। बुध भाग्य का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी, गुरु कारक है, तीर्थ और छठे भाव का स्वामी है, जहां पर मधुरता में कमी कर रहा है। मंगल की चतुर्दशी अपनी राशि पर है, वो ठीक है, मंगल उच्च राशि का है, सूर्य उच्च राशि का है, दूसरी तरफ में जाए तो राज अधिकार योग बनाता है, लेकिन सप्तम भाव में तो गर्म प्रभाव मिल गया, और केतु की भी दृष्टि है सप्तम भाव में, प्रेम का भाव चाहिए ना, तो केतु की भी दृष्टि आ गई, मंगल अपनी राशि को देख रहा है, लेकिन सूर्य वहां से कहीं ना कहीं गर्म प्रभाव मिल गया, मधुरता की नहीं। दूसरा, सप्तमेश अष्टम भाव में है। दर्शकों, किसी भी कुंडली हो, अगर अष्टम भाव में शुक्र वृषभ राशि में हो, धनु राशि में हो और कर्क राशि का हो, तो दाम्पत्य जीवन नरक तुल बन जाता है, और ऐसा जातक संतान और स्त्री से प्रेम नहीं करता और अनैतिक कार्य करने की उसकी भावना बन जाती है। तो इस कुंडली में आपने ऐसा ही देखा। चंद्र लगन से देखते हैं तो चंद्र लगन से सप्तम भाव में मंगल उच्च राशि का है, तो सप्तम छठे भाव में चला गया, तो यहां पर भी परेशानी आ गई, शनि राहु की ये भी परेशानी आ गई, तो दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता की कमी आ गई। स्त्री की कुंडली में देखते हैं तो दर्शकों, सप्तम भाव में राहु मंगल की दृष्टि है, गुरु दो केंद्रों का स्वामी प्रभावहीन है, दाम्पत्य सुख में परेशानी वाली बात आ गई। लग्नेश और सप्तमेश, लग्नेश बुध, सप्तमेश गुरु, आगे पीछे परस्पर दूसरे बार में है, दाम्पत्य कलह का योग बन गया, मधुरता नहीं रही, मधुरता कोसों दूर चलेगी। और भोग विलास का कारक, दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र नीच राशि में हो गया, तो कैसे होगा, तो इनमें भी मधुरता नहीं रही। कुंडली के मिलान भी कमजोर रहे, और जिस टाइम पर शादी की तो उस टाइम पर देखा नहीं, मंगल से मंगल तो काट लिया, मंगल चतुर्थ भाव में उच्च का, वहां पर द्वादश भाव में उच्च का, लेकिन ये नहीं देखा कि सप्तम भाव क्या कंडीशन दे रहा है। सप्तम भाव में तो अष्टम दृष्टि से राहु को मंगल देख रहा है, केतु का भी प्रभाव है, और शुक्र इस राशि में है, तो दाम्पत्य सुख में मधुरता नहीं। तो दर्शकों, मैंने आज पति पत्नी कुंडली का संतान का विचार बताया, परस्पर मधुरता का विचार बताया, कुंडली का विश्लेषण मैंने आपको कुंडली के दो बिंदु किया। इनकी व्यक्तिगत कुंडलियों का हम आपको आगे एक एक कुंडली का लेकर के आपका मार्गदर्शन करेंगे। आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि संतान की परेशानी इसमें भी है, इसमें भी है, दाम्पत्य सुख की परेशानी इसमें भी है और इसमें भी है। ऐसी कुंडलियों का माता पिता को जब 12 साल की आयु हो जाती है तो विचार करना चाहिए, क्योंकि संतान मेरी हो आपकी हो। जब बड़ी हो जाती है तो इन चीजों को मानती नहीं है, कहीं प्रेम भाव हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, पूजा के लिए बोलो तो कोई सुनता नहीं है, तो जब वो सुनने लायक हो उसी टाइम पर विचार करके उन दोषों का शांति करा देना चाहिए। और ऐसी कुंडलियों के सारे दोष निकाल करके जो मैंने बताए हैं, और पितृदोष स्नान करके, नागबलि श्राद्ध करके, और कुंभ विवाह कर लेना चाहिए। कन्या है तो कुंभ विवाह और पुरुष है तो अर्क विवाह। ये मैंने एक साधारण लो बताया। बाकी तो इसकी सप्तमास कुंडली भी देखनी होगी, नवमास की कुंडली भी देखनी होगी, क्यों नवमास सभी के लिए है और स्पेशली स्त्री सुख के लिए, सप्तमास संतान के लिए है। जब वर्ग कुंडली का विचार करके तो ये पूर्ण बनता है। लगन कुंडली से मैंने आपको आज ये बताया, जो कुछ मुख्य बातें हैं जो कुंडली मिलान में, और ग्रह दोष अनिवार्य है मिलान के लिए अनिवार्य है। आप किसी भी कुंडली मिलान जा रहे हैं, आप ग्रह दोष तो जरूर देखिए, और गुण में आप में से 36 में से नाड़ी के और ग्रह मैत्री के और योनि के अगर 2 मिल जाएंगे तो उनका सामंजस्य हो जाएगा, वो अपनी जो पति पत्नी का धर्म निभा सकेंगे, दाम्पत्य सुख मधुर बन जाएगा। दर्शकों, अगर मेरा वीडियो आप समझते हैं अच्छा किसी का मार्गदर्शन करता है तो मैं कहूंगा इसको लाइक कीजिए। आप वीडियो देखते हैं, मैंने हमेशा बताया भाई, या तो आप उसको लाइक कीजिए या डिसलाइक करते हैं तो क्या कमी है वो लिख दीजिए ना, ताकि मेरा भी मार्गदर्शन होगा। तो मैं आशा करता हूं
मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं, आप जो भी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपको लाइक कीजिए, डिसलाइक करते हैं तो आप कारण भी बताइए ताकि मेरा भी मार्गदर्शन हो सकता है कुछ चीज आपको भी मालूम हो, ताकि मेरा भी तो ज्ञान हो। जैसा आप सोचते हैं वैसा आपको मत लिखिए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। और मैं तो वास्तविक कुंडली का बना करके मार्गदर्शन करता हूं। विश्लेषण तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो भाई पूरी कुंडली में ही लिखा जा सकता है। एक 15-20 मिनट के वीडियो में सारा सारांश नहीं बताया जा सकता। मैं कहूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।